बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कह रहे हैं। हमारे पाकिस्तान की मैशियत वेंटिलेटर के ऊपर है। डॉलर पाकिस्तान के अंदर बेकाबू हो चुका है। शरह सूद की बात करें तो वो 20% पर पहुंच चुकी है। महंगाई की बात करें तो उसका 58 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। सवाल ये है कि क्या हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, इस्तीफ़ा अपना पेश करेंगे? इसके ऊपर बात होगी। हमारी तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। पाकिस्तान की मैशियत पाकिस्तान की सियासत के साथ लिंक्ड है। सियासत की हम बात करते हैं तो इलेक्शन पर सवाल आता है कि इलेक्शन कब होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद भी इबहाम क्यों पैदा हो रहा है, इस सवाल का जवाब भी लेंगे आमिर साहब से। आमिर साहब, जैसे मैंने कहा कि सब चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। हमारी जो इकॉनमी है उसके ऊपर हम हमेशा बात करते हैं क्योंकि एक आम आदमी का इंटरेस्ट हमारी इकॉनमी से किसी ना किसी तौर जुड़ा रहता है। सवाल ये है कि बदले में मिल क्या रहा है? हमारे साथ एग्रीमेंट तो अभी तक नहीं हो सका, तो ये इतना बड़ा बोझ हम क्यों उठा रहे हैं? ये एग्रीमेंट ना होने की वजह से ही ये सारा गंद पड़ा हुआ है और हम पूरा मुल्क जो है मुकदमात के पीछे, सुप्रीम कोर्ट के पीछे, आपस की लड़ाइयों के पीछे, इलेक्शन के पीछे, ऑफ कोर्स उस बेयकीनी की वजह से, ये सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ये माशी अदम इस्तेहकाम चल रहा है। पर आज दो बड़ी खबरें हैं जिसकी वजह से बाकी महंगाई भी होने जा रही है, बड़ी खौफनाक होने चाहिए। और लोगों को रमज़ान का महीना आने वाला है, डराते हुए बड़ी शर्म भी आती है, मगर क्या करें, खबर है, देनी पड़ती है। एक तो ऑफ कोर्स हर एक की नॉलेज में आ गया है कि आज डॉलर का इंटर बैंक रेट 19 रुपये बढ़ा है। इंटर बैंक है कि जो सरकारी तौर पे स्टेट बैंक ने खुद बढ़ाया है और ये अब 285 रुपये तक जा चुका है। और उसके बाद ओपन मार्केट में फिर ये 300 रुपये तक जा रहा है, मिल रहा है। 15 रुपये का फ़र्क आ रहा है। यानी इसकी वजह से पहले भी यही प्रॉब्लम थी कि जब ये ज़्यादा मार्केट और इंटरबैंक का रेट बढ़ता है तो फिर वो जो बाहर से पैसा आता है वो कम होना शुरू हो जाता है। हवाला हुंडी के ज़रिए लोग नाजायज़ तरीके से भेजते हैं और पाकिस्तान के रेमिटेंसेस तरसीलात कम हो जाते हैं और हमारे आगे ही डॉलरों की कमी का एक मसला दरपेश है, वो मज़ीद बढ़ जाता है। और जाहिर है जब डॉलर का ये मामला होता है तो हर चीज़ फिर महंगी हो जाती है, उसका तमाम चीज़ों पे असरात पड़ते हैं। हर चीज़ जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं उस पर भी असरात पड़ते हैं। हमारी एलसीज खुलने में भी इतराज़ हो जाता है, हमारे पेट्रोल ख़रीदने में भी वो प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर उसके बाद ये है कि इसकी वजह क्या है, वजह क्या है? तो वजह एक जो बताई जा रही है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में जो अभी मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में भी ये बात डिस्कस हो रही थी कि वो अपना नोट नहीं, उनके जर्मनी में करेंसी छापते हैं, वो छाप ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ 320 रुपये का डॉलर चल रहा है। अफगान ट्रेड जिस तरह से हो रही है। और ये हफीज़ पाशा साहब से भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब जब तक आप नहीं रोकेंगे, और ये IMF भी ये कह रहा है कि आपने जो इनके साथ जब तक आप कटेल नहीं करेंगे, बॉर्डर को सही तरीके से सील नहीं करेंगे तो ये डॉलर वहाँ जाता रहेगा। हर रोज़ ये कई मिलियंस में, लाखों में और मिलियंस के अंदर वहाँ पे जा रहा है और आप नहीं रोक रहे जब इतना ज़्यादा फ़र्क है। और डॉक्टर हफीज़ पाशा के बकौल, वो पाकिस्तान के मोतबर तरीन, उनको मैं माशी माहिर समझता हूँ, उनके बकौल ये एक विशेष साइकिल है कि हम ये इंटर बैंक्स को मार्केट के रेट से मैच करते रहेंगे, वो आगे जाता रहेगा और फिर हम करते रहेंगे। और ये बुनियादी जो IMF की जो मेजर एक शिकायत है वो दो हैं। एक तो ये है कि वो कहते हैं कि ये हम झूठ बोलते हैं कि हम उनसे वादा करते हैं और उसके बाद मुकर जाते हैं, इलेक्शन के मौसम में मुकर जाते हैं, इलेक्शन के मौके में मुकर जाते हैं। या इसहाक डार साहब की एक हिस्ट्री है मुकर जाने की। ये एक दफ़ा फिगर फजिंग के अंदर पाकिस्तान को जुर्माना इन्होंने करवाया था कि ये झूठ बोल रहे, पकड़े हुए भी गए थे। और फिर ये तरीक़ाकार है कि ये पाकिस्तान के मुतालिक उनको शिकायत है कि हम वादा करते हैं कि ये करेंगे और फिर बाद में देखते हुए कि सियासी मफाद हमारा और आवाम को खुश करने के लिए उससे बदल जाते हैं। अब वो कह रहे हैं पहली सारी चीज़ें करें, बिजली भी इतनी महंगी करें, एक्सचेंज रेट भी अपना डॉलर भी बढ़ाएं और गैस भी बढ़ाएं, तमाम ये चीज़ें पहले करें और वो बाद में फिर हम गौर करेंगे। वो हो नहीं पा रहा और वो अंग्रेजी में कहते हैं गोल पोस्ट आगे जाना, कि आप यहाँ तक A से B में पहुँचते हैं तो वो C तक चले जाते हैं, C तक पहुँचते हैं तो वो D तक चले जाते हैं, कि वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि वो भी देख रहे हैं यहाँ पे। और ये मसला शुरू हुआ
ख़ास तौर पे जो वो मिफ्ता इस्माइल की ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो गया था, उसके बाद इसहाक डार का साहब को जो लाया गया, और मैं नहीं ये कह रहा, मिफ्ता साहब वो खुद ही आज कह रहे थे, फरमा रहे थे कि जनाब ये मैंने ऑलमोस्ट कर लिया था, मगर उनको इसहाक डार साहब को लगा दिया गया और उन पे वो एतबार नहीं करते, उनका रवैया भी बात करने का ठीक नहीं होता, जिस तरह की वो बढ़ के मारते हैं कि हम उनको समझा देंगे, क्या समझती है ये, मैं वो इस तरह लगता है कि जिस तरह हम उनसे भीख नहीं मांगने जा रहे, वो हमारे से भीख मांगने जा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मसला रहता है। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा एक मसला आज और एक अनाउंसमेंट हुई है, वो हुई है कि शरह सूद जो है ना, वो हमने इंटरेस्ट रेट जो है वो 300 पॉइंट बढ़ा के 17% से 20% कर दिया है, एक साथ 3%। अब ये बड़ी एक टेक्निकल टर्म है कि जनाब ये बैंकों से जो कर्जा लिया जाता है, अब शरह सूद जब 17 से 20% हो जाती है तो इससे ऑटोमेटिकली जो पाकिस्तान का कर्जा जो है वो 250 वो तकरीबन 1100 अरब रुपए बढ़ जाता है। जो हमारा डोमेस्टिक कर्जा है वो 1100 अरब से मज़ीद 1100 अरब रुपए बढ़ जाता है। और उन्होंने जो एक उसके लिए वजह बताई है कि जी हम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये कर रहे हैं, स्टेट बैंक ये कह रही है, क्योंकि याद रहे कि महंगाई जो है 1965 के बाद 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है कि 31% महंगाई इस वक्त CPI जिसे कहा जाता है वो अफरात ज़र जो है वो हो चुका हुआ है CPI में, और जो खुर्दनोश की महंगाई है वो 45% तक जा चुकी है। चलिए शामिल कर लेते हैं, मेरे ख्याल में हामिद मीर साहब सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। मैं बिल्कुल हामिद मीर साहब की तरफ ये आ रहा हूँ, बस 1 मिनट में मुझसे भी शेयर, उनके बाद मेरे से ज़्यादा इस चीज़ की समझते हैं। मैं क्विकली बता दूँ कि आज डरा दिया है हफीज़ पाशा साहब ने, उन्होंने कहा जनाब कि हमारी जो ग्रोथ है, शरह नमू जो है वो -1 से -2 तक जा सकती, गिर सकती है जून तक। उनका जी अफरात ज़र जो अभी 31% है ये 35% तक हो जाएगी, और जो फूड इन्फ्लेशन है रमज़ान का महीना और खुर्दोनोश 45% तक हो जाएगी, और बेरोज़गारी जो है वो मज़ीद जो है 20 लाख अफराद बेरोज़गार होंगे, और गुर्बत की लकीर से पहले ही जो है 6 करोड़ के करीब लोग मौजूद है, 2 करोड़ लोगों का और इजाफा हो जाएगा। गुर्बत की लकीर वो लकीर होती है कि जिससे नीचे गुजारा नहीं हो सकता। तो 8 करोड़ आप समझ लें, तकरीबन पाकिस्तान का आधे से थोड़ा सा कम जो है पूरा मुल्क गुर्बत की लकीर से उनका गुजारा नहीं हो पा रहा। तो ये तो हैं खौफनाक फिगर्स। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त निकालने का। आज ये खबरें चल रही थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी मुलाकात हुई है, तो हमारा आई एम श्योर, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये भी इस मसले पे बात की होगी, क्योंकि ये कौमी सलामती का मसला बन गया है। इसका सिर्फ अवाम के ऊपर असरात नहीं है, हम LCs नहीं खोल पा रहे, और आई एम श्योर आर्मी के ऊपर भी डायरेक्टली असरात पड़ेंगे कि स्पेयर्स चाहिए होते हैं, वो नहीं पिए आते। तो आई एम श्योर ये बातें की होंगी। आपका क्या अंदाज़ा है? आमिर साहब, मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, ना ही मुझे उस मीटिंग की तफसीलात का पता है, इसलिए मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। पर हामिद मीर साहब, आपके ख्याल में ये कल अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है कि इलेक्शन करवाए जाएं, तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इससे अदम सियासी इस्तेहकाम से थोड़ा कमी आएगी, और उससे जो है इक्तिसादी इस्तेहकाम बढ़ेगा। मगर आज ये जो बुरी खबरें आई हैं कि 19 रुपये डॉलर बढ़ गया है और सूद जो है वो 17 से 20% हो गया है, तो ये कोई वो हमारी जो तौक़ुआत पूरी नहीं होती। आपको लगता है कि अब ये रुकावटें जो इलेक्शन होने की थी सूबाई असम्बली की 2 की, वो ख़त्म हो गई हैं? आमिर साहब, ना तो मुझे पहले सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की उम्मीद थी, ना ही अब है। और आप अभी ये कह रहे हैं कि अभी भी आपके ख्याल में इलेक्शन नहीं, ये सूबाई असम्बलियों के मौके पे होंगे? भाई मैं ख्याल नहीं पेश किया करता, मेरा जो ख्याल है वो तो सारी दुनिया को पता है। मैं तो अब ख्याल जो है वो मेरा ये है कि आइन पे अमल दरामद होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल कुछ और है, लेकिन खबर कुछ और है। खबर यह है कि ये इलेक्शन नहीं होना।
तो मेरे ख्याल में और खबर में बड़ा फर्क है। और खबर मेरी ये भी है कि जिन जजों ने ये फैसला दिया है कि इलेक्शन होना चाहिए, उनको उनके लिए आपको और मुझे दुआ करनी चाहिए। ये तो डराने वाली बातें कर रहे हैं मैंने कोई डराया नहीं और क्योंकि आप एक बहुत ही मोतबर सहाफ़ी हैं और आप खबर दे रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, तो ये अगर हमारे साथ शेयर कर सकें किस किस्म की अब रुकावट आ सकती है, उसकी क्या नौयत क्या होगी? हर किस्म की रुकावट आ सकती है और हर नौयत की रुकावट आएगी। देखें आमिर साहब, जब ये जिस बेंच ने इसकी हेयरिंग करनी थी ना, तो उस दिन 11:30 बजे इसकी हेयरिंग शुरू होनी थी, तो मैं भी जाके बैठ गया था 11:30 बजे। तो उस दिन ही हमें समझ आ गई थी, जब 2 घंटे के बाद 1:30 बजे ये 9 की बजाय 5 जज जाए, और उसके बाद फिर अगले दिन फिर जो है वो सबको पता था कि अब ये 5 में से 3-2 का फैसला आएगा। तो उसमें अब सूरत हाल ये है कि हो सकता है कि वजीर आजम साहब भी जो है वो अब असम्बली तोड़ के इलेक्शन की डेट दे के वो भी कोई राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन उसका उनको फायदा कोई नहीं, क्योंकि हालात कुछ इस किस्म के हैं। सिर्फ पाकिस्तान के मामला जो हैं वो पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है वो एक मसला नहीं है, आपके जो आस पास गिरदोनवा में कुछ वाकयात हो रहे हैं वो भी बड़ा मसला है। तो इसलिए ये जो आपने खुद ही कितनी लंबी तमहीद बांधी है, आपने इकोनॉमी के मामला बयान किए हैं और आप बता रहे हैं कि बड़े पाकिस्तान में इक़्तिसादी हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, तो बुनियादी वजह तो यही बनाई जाएगी ना। अब इलेक्शन कमीशन ने तो आज यही इशारा दिया है कि जी हम 2 सूबों में इलेक्शन कराने के लिए हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन फंड्स वो कहाँ से लेके आएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने कम से कम खैबर पख्तूनख्वा के लिए तो आपको चाहिए, तो वहाँ पे आईजी साहब कहते हैं जी कि मेरे पास कम से कम 57,000 अफराद की कमी है। यही चीजें हैं सारी, इसमें मुर्दमशुमारी भी आ जाएगी, बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन ये तो सारे एक्सक्यूजेज है ना। मुझे और आपको बस दुआ करनी चाहिए कि हमारा एक आईनी इदारा है सुप्रीम कोर्ट, इसकी साख को पहले बहुत नुकसान पहुंच चुका है, बस इसकी साख को मजीद नुकसान ना पहुंचे और मजीद ऐसी खबरें ना आए, मजीद ऐसी ऑडियो लीक्स ना आए, ऐसी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके और मेरे प्रोग्राम का मौजू ना बने, जिससे कि अवाम जो है वो सोचें कि यार हम किधर फंसते हैं। वैसे मेरी जो और तो मेरा हाल पाकिस्तान के तमाम वकला की जो तशरीह है कि ये पैसों का मामला या सिक्योरिटी का मामला जो है, चाहे वो जो कहते हैं हेवंस में फॉल, ये सुप्रीम कोर्ट के उसकी ताकत के अंदर मौजूद है और उन्होंने अपने फैसले के अंदर भी ये कहा है और उनका इख्तियार भी है कि तमाम वो जो है किसी की जरूरत नहीं हो सकती किसी भी इदारे की कि वो ये कहे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जनाब इतनी फोर्सेस मुहैया नहीं कर सकते क्योंकि बॉर्डर की सिचुएशन ये है, कमो बेशी उसके अंदर हो सकती है, मगर इनकार नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता, और मैं तो चाहता हूँ, ख्याल मेरा भी यही है जिसका मैं बार बार इजहार कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके फैसलों पे अमल दरामद होना चाहिए। और आइन में जब कह दिया गया कि सूबाई असम्बली के टूटने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए तो वो इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अब आप भी यहीं पे और मैं भी यहीं पे हूँ, दुआ तो हमारी यही है, ख्याल भी हमारा यही है कि आइन पे अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि आइन जो है वो एक मजाक है पाकिस्तान। तो आप आइन की जो खूबियाँ भी बयान की जा रहे हैं, मीर साहब साथ में डराई भी जा रहे हैं कि वो, मेरा तो ये ख्याल है, आज उनसे मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछा गया कि जनाब ये बताएं कि आपके ख्याल में ये जो बुरी खबरें इकानमी की आ रही हैं तो क्या हम इमरजेंसी फाइनेंशियल की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, मगर जैसे आप कह रहे हैं कि निज़ाम को तब्दील करके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाए तो क्या करेंगे क्या। आपने ऑलरेडी जो आपकी तमाम रिसोर्सेज हैं वो बुरे कार ला जाती हैं, सिर्फ कोई हुकूमत की तब्दीली इवन केयर टेकर के गवर्नमेंट के आने से कोई उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल है उसका इमरजेंसी के साथ लगाए जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये मिफ्ता इस्माइल साहब से मेरी भी आज लंबी बात हुई है, और भी बहुत से लोग हैं, आज मेरी भी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई है, मैंने भी उनके साथ काफ़ी बातचीत की है। कुछ ऐसे भी लोग हैं हुकूमत के जो अब इस सारे मामले से भागना चाहते हैं, वो
फरार का वो रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन रास्ता है नहीं है किसी के पास। देखिए, जो बहुत अहम जिम्मेदार लोग हैं वो एक सवाल पूछते हैं, काउंटर क्वेश्चन करते हैं हमसे कि जी आप बड़े आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, तो ठीक है जी हम इलेक्शन करा देते हैं, फिर क्या होगा? तो कहते हैं जी इलेक्शन होगा पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, फिर क्या होगा? फिर जी हम कहते हैं जी फिर थोड़े दिनों के बाद कौमी असम्बली का और बलूचिस्तान में और सिंध में भी इलेक्शन हो जाएगा, फिर क्या होगा? तो मैंने डरते डरते कहा जी कि फिर इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाएगा। उन्होंने कहा फिर क्या होगा? तो मैंने कहा हाँ ये एक सवाल है। उन्होंने कहा अच्छा फिर आप ये बताएं कि फिर इमरान खान जो है वो 3.5 साल तो हमने देख लिया, तो 3.5 साल में पहले वो असद उमर को लेके आया, फिर वो लेके आया हफीज शेख को, फिर हमाद अजहर को, फिर शौकत तरीन को। तो सारा फटा तो इस वक्त IMF के साथ पड़ा हुआ ना, तो फटा तो इमरान खान की हुकूमत ने शुरू किया है। तो इमरान खान अगर दोबारा आ गया तो इकॉनमी ठीक हो जाएगी। तो बस वहां पे मैं चुप कर गया। तो वो कहते हैं जी हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम पाकिस्तान बचा लें या फिर आप लोगों की आइन की बालादस्ती का नजरिया जो है उस पर अमल दरामद कर लें। तो बस उसके बाद वो भी खामोश हो गया, मैं भी खामोश हो गया। इसके आगे आप मजीद कोई सवाल ना ही करें तो बेहतर है। मैं मीर साहब वो मैं आपकी बात मान सकता हूँ कि उनकी भी कोई बहुत आइडियल किस्म की वो नहीं रही इमरान खान की परफॉर्मेंस, मगर आखिरी साल के उनके फिगर थोड़े से मुनासिब थे। मगर जो इस वक्त आया हुआ जो इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में हुआ, ये तो 50 साल के पुराने रिकॉर्ड टूट गए। उनके अपने लोग कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए, और इवन पीपल्स पार्टी की तरफ से जो वाइब्स आ रही हैं वो खुद बहुत नाला हैं कि जनाब ये इक़्तिसादी पॉलिसी ठीक नहीं रन की जा रही। देखिए आमिर साहब, कुछ चीज़ें होती हैं आप और हम टीवी पे कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जो चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते उस तरफ ना ही जाएं। लेकिन ये बात इतनी मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में एक इकॉनमी नहीं है, पाकिस्तान में 2 इकॉनमीज हैं। जिस तरह पाकिस्तान में एक स्टेट नहीं है, पाकिस्तान में 2 स्टेट्स हैं, इसी तरह पाकिस्तान में एक इकॉनमी नहीं है, 2 इकॉनमीज हैं। एक आपकी रेगुलर इकॉनमी है जिसको आप वाइट इकॉनमी कहते हैं, एक आपकी ब्लैक इकॉनमी है जिसको आप इर्रेगुलर इकॉनमी कहते हैं। तो पाकिस्तान को आपकी रेगुलर इकॉनमी या वाइट इकॉनमी तो नहीं चला रही, पाकिस्तान को आपकी ब्लैक इकॉनमी चला रही है। तो ये ब्लैक इकॉनमी पे चलने वाला मुल्क है। यहाँ पे लोग जो है उनकी दिल भी अंदर से काले हैं, किरदार भी काला है, हमारी इकॉनमी भी काली है। तो काला शाह काला है हर तरफ। तो दुआ करें कि जो वाइट इकॉनमी है वो बच जाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है। लेकिन मुझे जो एक उम्मीद है वो ये है कि वाइट इकॉनमी अगर कोलैप्स भी कर जाती है तो ब्लैक इकॉनमी की वजह से पाकिस्तान इतनी जल्दी तो बहुत ज़्यादा बड़े मसले का शिकार नहीं होगा। तो ये तो एक खबर अच्छी जो है ना आपने कम से कम दी है। दूसरी जो एक खबर है मैं अच्छी समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से खबरें ये आ रही थी कि उन्होंने जो आज अपना इजलास किया है उसमें 24 दिन का जो इलेक्शन शेड्यूल के टाइम के अलावा जो टाइम वो मांगना चाहेंगे, वो तकरीबन समझ लें कि अप्रैल के आखिरी 10 दिनों के अंदर वो इलेक्शन करवाने की तस्वीर का इम्कान है। मगर आपके ख्याल में सूबाई असम्बलियों का अगर ये इलेक्शन हो जाता है जिसमें इस बात का भी इम्कान है कि इमरान खान का पल्ला थोड़ा सा भारी है, तो ये फिर नेशनल इलेक्शन ही होगा। क्या अभी भी इस बात का इम्कान है कि PDM जो है वो कौमी असम्बली को भी वो उसको डिसॉल्व कर दें और आगे पीछे ये इलेक्शन कर लिए दोनों? यार आपको अच्छी तरह पता है पिछले साल भी शहबाज शरीफ साहब पिछले साल मई के महीने में कौमी असम्बली तोड़ के इलेक्शन का ऐलान करना चाहते थे, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब को लंदन फोन करके कहा गया कि जी शहबाज साहब को रोकें, और वो रुक गए। तो मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इतने बाख्तियार नहीं हैं, बस हुकूमत में है। उनका बुनियादी काम और उनकी अहम जो कौमी जिम्मेदारी है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ गालियाँ खानी। वो अपनी कौमी जिम्मेदारी जो है वो बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। तो ये आइंदा मजीद अरसे तक वो ये कौमी जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे। और मुझे इलेक्शन फिलहाल पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन की जो आनियाँ जानियाँ और उनकी प्रेस रिलीजें उस पर ना जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दिल का हाल जानने की कोशिश करें, वो इलेक्शन नहीं चाहते।
बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये सर्वर जब से मुझे इशारे किए जा रही हैं कि ब्रेक लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं अभी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अभी तो हम मईशत का जो जनाजा निकलने के करीब है उसके ऊपर बात करने जा रहे थे कि ब्रेक से वापस आएंगे उसके ऊपर बात करेंगे, मगर जाते जाते हामिद मीर साहब ने बड़ी खतरनाक, मैं कहूँगी बड़ी खौफनाक किस्म की खबर दे दिया इलेक्शन बारे। ब्रेक से वापस आके कोशिश करेंगे इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया लेने के साथ साथ हम इकॉनमी की सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम खुश आमदेद कहेंगे। माहिर मुआशियात हारून शरीफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आपकी तरफ भी आएंगे, मगर आमिर साहब जिस तरह से मैं बात कर रही थी पहले, मैंने इब्तदाई में कहा कि मैशत वेंटिलेटर के ऊपर है, मगर मैंने जाते हुए टीजर दिया कि मैशत का जनाजा निकलने के करीब है। आपको लगता है कि वेंटिलेटर से आगे कुछ बचत हो जाएगी या फिर जनाजा निकलेगा इसका? जी, ये अल्लाह ना करे जनाजा निकले। पाकिस्तान हम बड़े रेजिलिएंट हैं। मेरा ख्याल हमारा हमेशा से मैनेजमेंट का इशू यहाँ पे रहा है और हम एक रिसोर्स रिच कंट्री हैं, तो मेरा देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग आउट। तो हमारे साथ खुशकिस्मती से मेरी तो एक जनरल राय हो सकती है, हारून शरीफ साहब जो हैं अब इतना ज़्यादा टीवी पे आते हैं कि ये तारुफ के मोहताज नहीं है, मगर बहरहाल मुस्तनद इकानमिस्ट भी हैं और ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट तो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो हारून से हम शुरू करते हैं। हारून, आज दो बड़े वाक़यात हुए हैं। एक तो IMF वाली तो पुरानी खबर है कि वो गोल पोस्ट आगे बढ़ती रहती है, और आज डॉलर जो है वो 285 का हो गया, 19 रुपये बढ़ गया है। और दूसरी उससे ज़्यादा बुरी खबर ये है कि जो इंटरबैंक और मार्केट रेट में फिर 15 रुपये का 300 रुपये तक वो गया है। दूसरी बुरी खबर ये है कि स्टेट बैंक ने, उन्होंने तो उसको बुरी खबर नहीं कहा, मगर मैं समझ रहा हूँ, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये कितनी बुरी खबर है या अच्छी है कि 17% से 20% जो है इंटरेस्ट रेट कर दिया है। और उसका उन्होंने आर्गूमेंट दो दिए हैं। उन्होंने कहा जी, एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने से कर लिए कर रहे हैं कि महंगाई 31% हो गई है, और दूसरा कि जनाब ये कंजम्पशन को रोकने के लिए। तो मेरे जितनी मुझे एक एवरेज जर्नलिस्ट जितनी एक नॉलेज है, तो और ये अभी हफीज़ पाशा साहब भी कह रहे थे कि ये लॉजिक समझ नहीं आती कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या फ़ायदा है। क्योंकि जी इससे कर्ज़े जो है ना फौरी तौर पे हमारे 1100 अरब रुपए बढ़ जाते हैं, जिससे कि खसारा बढ़ेगा, और खसारा जो पूरा करना होगा नोट छापे जाएंगे, और नोट छापने से महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती है। और कंजम्पशन पहले ही हमारी क्या रह गई है, बहुत ज़्यादा इस महंगाई की वजह से कंजम्पशन हर चीज़ की नीचे जा रही है, तो बल्कि हमें कंजम्पशन बढ़ाने की ज़रूरत होती है। मेरी तो ये आम नाकिस जर्नलिस्टिक राय है। आप मुझे इसका इकोनॉमिक जवाब प्लीज़ दीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया आमिर साहब और सरवत दोनों। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। 3 बड़े खबरें हमने 24 घंटे में देखी हैं। मैं वन बाय वन आता हूँ। देखिए, पहला जो क्रॉनिक मसला जो संजीदा है, जो इन्फ्लेशन का है, और मेरी ज़्यादा वरी फूड इन्फ्लेशन की है और रूरल साइड की इन्फ्लेशन की है, जो कि जो इंडिपेंडेंट मेरे दोस्त तज्जिया कर रहे हैं और उसकी मॉडलिंग कर रहे हैं, वो मुझे 40 और 50% के दरमियान रमज़ान में दिखाई दे रही है। सो अगर 40-50% पे फूड इन्फ्लेशन चली जाती है तो वो एक आम आदमी के लिए क्या, मिडिल क्लास के लिए भी बहुत संजीदा क्राइसिस है। अब उसको रोकने के लिए IMF के पास एक स्टैंडर्ड रेसिपी है कि जी आप मनी सप्लाई को कम कर दीजिए ताकि लोगों के पास कम पैसा हो, वो कम खरीदें। वो कम खरीदेंगे तो जो हो उसकी सप्लाई साइड है वो घटनी, वो तो वहीं रहेगी, ताकि लोग कम खरीदेंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। अब जो पाशा साहब का आपने जिक्र किया, या मैं आपको इस पर एक्सप्लेन करूं, हमारी जो इन्फ्लेशन है, देखिए अगर आप सूद बढ़ाते हैं, शरह सूद, उसका पहला इम्पैक्ट उन लोगों पर आता है जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिया हुआ है या रिलेशनशिप है, ताकि वो बैंक से कम कर्ज लेके खर्च कम करेंगे। हमारी तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अनबैंक्ड है, इनफॉर्मल लेवल पे काम करती है, खास तौर पे SMEs। उनको सूद के ऊपर या नीचे जाने से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनकी तो सेविंग्स पे रिटर्न बढ़ जाता है, वो पैसे बाकी एसेट से निकाल के बैंकों में रखने की कोशिश करेंगे।
तो जो मेन इशू आमिर साहब इस वक्त इन्फ्लेशनरी प्रेशर के दो हैं। एक तो रुपए की गिरावट है, क्योंकि उसकी वजह से जो जो चीज इंपोर्ट हो रही है उसका इम्पैक्ट प्राइसेस में आ रहा है। दूसरा, जो हमने अब बिजली और तेल की कीमतें थोड़ी सी तेल की कम की हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंटली बढ़ाते आ रहे हैं, वो उसकी एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का फैक्टर आ जाता है। अब ये दोनों जो हैं ये शरह सूद से कंट्रोल नहीं होते हैं, और हमें इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लेने पड़ेंगे और हमें पॉलिसी मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। डर मुझे ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस वक्त दो सूबाई हुकूमतें तो नॉन एग्जिस्टेंस हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं मंडियों के, मार्केट मैकेनिज्म के, ये डिवॉल्व्ड लेवल पे लिए जाते हैं। इस वक्त तो आई डाउट इट कि ब्यूरोक्रेसी इस हुकूमत के साथ कुछ तावन करके कुछ सख्त इक़दामात ले पाएंगी। ये तो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है जो पाकिस्तान इस वक्त पूरे जो साउथ एशिया का खित्ता है उसमें दो ममालिक डबल डिजिट में हैं, श्रीलंका और पाकिस्तान। बाकी ममालिक सिंगल डिजिट में हैं। सिंगल डिजिट का मतलब यह है कि फिर उनका शरह सूद भी कम है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम है, कर्जों का उन्होंने अदायगी भी कम करनी है। तो हमारी कंपेटिटिवनेस एक सीरियस ट्रबल के अंदर इस वक्त आ चुकी है। जी, ये मैं एक दो और फिगर्स हफीज़ पाशा साहब के शेयर कर दूं कि उनको ये डर है, उन्होंने कहा जी मैंने रिसर्च की है कि ये जो इन्फ्लेशन है CPI वो 31 से 25% होने जा रही है, और बेरोज़गारी जो है 20 लाख अफराद मज़ीद इसमें इजाफा होगा, और गुर्बत की लकीर से 2 करोड़ यानी अब 8 करोड़ के करीब लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। और फूड इन्फ्लेशन भी तकरीबन सारी है, जिस तरह आप कह रहे हैं 40 और 50% के दरमियान में कहा जा रहा है, और रमज़ान सर पे आ रहा है। मेरा आपसे जो मगर सवाल है वो दूसरा है कि जो एक्सचेंज रेट का है उसका क्या सोल्यूशन है कि ये एक विशेष साइकिल में हम पड़ जाते हैं कि एक बैंक, स्टेट बैंक कंट्रोल करता है तो इंटर बैंक के रेट और मार्केट रेट में फ़र्क करता है, जब उसको छोड़ते हैं तो वो फिर आगे चलता है। ये आज कल बताया जा रहा है क्योंकि अफ़गानिस्तान में 320 रुपए का तकरीबन डॉलर है और वो हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो वो एक मेन फैक्टर है। आप ज़रा समझाएं ये कैसे कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? जी देखें, मार्केट्स के साथ इंटरफेयर करना या खेलना आजकल की दुनिया में मुमकिन नहीं है। आप कुछ हफ्तों के लिए या कुछ माह के लिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से मार्केट की सप्लाई और डिमांड को कुछ मैनेज कर सकते हैं। देखिए, इस पर बड़ी सीधी सी बात है कि हमारी जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं या इदारे हैं उनका एतबार मार्केट्स नहीं कर रही हैं, और उसमें हमारे सियासतदान का भी कसूर है। जो मैं आपको बड़ा ओपनली बात करता हूं कि बहुत लूज स्टेटमेंट्स IMF प्रोग्राम पे दी गई हैं। देखिए, अगर आपको याद हो, एक हम पहले एक बड़ी सेइंग होती थी अंग्रेजी की कि चेक इन द मेल जब होता है तो आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जब आपका IMF के साथ अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है, लेटर ऑफ इंटेंट तो उसके बाद की बात है, बोर्ड मीटिंग बाद की बात है, तो हमारे वज़रा ने स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी कि 7 दिन के अंदर फंड प्रोग्राम हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो चीजें मार्केट जो है फिर बहुत नेगेटिवली रिएक्ट करती है। जब आपने कहा कि ओहो IMF ने तो गोल्ड पोस्ट चेंज कर ली है, ये गोल पोस्ट चेंज करने की बात नहीं है। आमिर साहब, जो मैं इस वक्त नुक्ता बोलना चाह रहा हूँ, मैं तकरीबन 18 साल से IMF की तरफ से, जो इंटरनेशनल इदारों की तरफ से, ये मुख्तलिफ ममालिक में प्रोग्राम नेगोशिएट करता रहा हूँ। देखिए, इस वक्त जो है IMF के पास पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है। इवन एशिया के अंदर बांग्लादेश IMF के अंदर है, ताजिकिस्तान IMF के अंदर है, चीन आर्टिकल 4 की उनसे बातचीत कर रहा है, पाकिस्तान उसमें शामिल है। और जो एक रिसेशन जो चल रहा है दुनिया में, IMF के लैटिन अमेरिका में चिली है, अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, ये सारे ममालिक क्यों में है? पहले ये होता था कि पाकिस्तान की एक जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग थी, अमेरिका के साथ ताल्लुकात थे, अफगानिस्तान की वजह से हमें कोई तरजीह मिल जाती थी। हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स जो ओल्ड स्कूल है वो दो चीजें नहीं समझ पा रहे, अनफॉर्चुनेटली, इवन अब भी। एक तो वो ये नहीं समझ पा रहे कि अब हमारी वो बार्गेनिंग पावर सिफर हो चुकी है जिसमें हमें कोई तरजीह या वेवर मिलता।
दूसरा, वो ये नहीं समझ पा रहे कि अब आईएमएफ आपके साथ प्योर टेक्निकल बातचीत कर रहा है, आपने कभी अपनी कॉम्पिटेंस नहीं बढ़ाई। जो आपके सवालात हैं कि इन्फ्लेशनरी कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या चॉइसेस हैं, सूद की शरह अगर बढ़ती है तो आप कैसे उसको प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर रीअलोकेट कर पाएंगे। फिस्कल पॉलिसी, जो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर जो मेरी फॉर्मर कॉलीग भी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उन्होंने पब्लिकली जो बात की है वो हम कब से कर रहे हैं कि आप रिच को टैक्स करें और रीडिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये जो इलीट्स वाली बात है, क्रोनी इलीट्स वाली, अब तो पूरी दुनिया ने बोलनी शुरू कर दी। लेकिन हमारी कॉम्पिटेंस पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट पर अभी तक बहुत कम है। अगर हमारी होती तो आईएमएफ से टेक्निकल एग्रीमेंट हो चुका होता। वो जो डिले होता जा रहा है, मैंने बल्कि ट्वीट्स भी किए, शायद आपने देखे हो, कि पाकिस्तान को एक सर्वाइवल का एक प्रोग्राम हमें बैकअप का बना लेना चाहिए, क्योंकि आईएमएफ की हमारी डील माइट बी फर्दर डिलेड, क्योंकि हमें कुछ ऐसा पॉजिटिव सिग्नल कॉन्क्रीट वहां से मिल नहीं रहा है। ऑलरेडी हम मार्च के अंदर आ चुके हैं। सही है, ठीक है। हारून शरीफ साहब, मुझे बताएगा, फिलहाल जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, हमारी कोई वाज़ेह किस्म की मौशी पॉलिसी तो इस वक्त मौजूद नहीं है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को इंटेलिजेंट मौशी पॉलिसी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ा है स्टेट बैंक की तरफ से, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हाइपर इन्फ्लेशन का जो ख़तरा है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा? जी सरवत, हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा नहीं, वो तो आ चुकी है। आप यकीन मानिए कि इस वक्त मैं अभी मुल्क से बाहर हूं। आप देखिए, मुझे उन्होंने यहां तक कहा कि आप कैश ले जाइए, डॉलर्स और दिरहम, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप जब क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट करेंगे तो क्या रेट लगेगा ना। करेंसी के ऊपर मार्केट्स कोई भी एतबार नहीं कर रहा है, और ये इकोनॉमिक मैनेजमेंट का फेल्यूर है। क्योंकि इदारे जो होते हैं, अगर स्टेट बैंक के अंदर कुछ स्टैचर के इकोनॉमिस्ट हों जो मार्केट को जानते हों, उनके साथ उनका कम्युनिकेशन हो, तो लोग एतबार करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक शख्सियत की तरफ से ही बयान आना है, और वो भी बड़ा इरेगुलरली, तो मुझे उसके ऊपर खासी वरी है। दो चीजें हैं जो पॉलिसी की हमारी हैं। एक तो ये है कि ड्रास्टिक, मुझे कथा कलामी माफ, मैं क्विकली चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में क्योंकि एक सियासी बेयकीनी भी रहती है, और अभी जो हामिद मीर हमारे बड़े मुतबर दोस्त भी हैं और साफ़ी भी हैं, वो फरमा रहे थे कि जनाब ये इमरजेंसी के लोग बार बार इशारे करते हैं कि जी ये इसकी वजह से शायद इल्तवा आ जाए इलेक्शन का, ये बहाना करके। तो मिफ्ता इस्माइल को भी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जनाब इमरजेंसी आएगी तो करेंगे क्या, क्या नई पॉलिसी आप लेके आएंगे कि इमरजेंसी लगा के क्या आप वो मामलात कैसे ठीक कर लेंगे? तो इस पर ज़रा अपनी रोशनी डालिएगा। जी आमिर, इस वक्त क्योंकि मेरा आलमी इदारों से भी ताल्लुक है, बायलैटरल हुकूमतों से बात करता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इमरजेंसी की गुंजाइश है। इसको कोई बायन करेगा, या हम कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अगर डिले करते हैं, उसको भी कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड में इस वक्त पाकिस्तान को बायन नहीं करेगा। जिन दोस्त ममालिक की हम बात करते हैं जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, इवन सऊदी अरब और चाइना उसको बायन नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि आप अपना सिस्टम चलाएं, अपनी पॉलिसियां बनाएं, अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ाइए। ये जो एक है ना जी पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल कि जी हम इमरजेंसी डिक्लेयर करके कुछ टाइम बायन कर लेंगे, आप मिफ्ता वाली बात दुरुस्त है कि टाइम बायन कर लेंगे तो वो जो अनसर्टेनिटी इवन बढ़ जाएगी। देखें, अभी तो ये है कि कुछ माह के बाद शायद इलेक्शन अनाउंस हो जाए, लेकिन अगर आप और डिले करते हैं तो लोग फिर हाथ खींच लेंगे कि अच्छा वेट करते हैं, साल के बाद देखेंगे। तो ये जहन से निकाल देना चाहिए कि टेक्नोक्रेटिक की गवर्नमेंट या अपनी माशी इमरजेंसी लगा के हम कुछ सियासी गेन कर लेंगे। इस वक्त इंटरनेशनल वर्ल्ड के पास हमारे लिए इतनी सिंपैथी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा इवन पोस्ट फ्लड्स वो जो सिंपैथी के पैसे आने थे, वहां पर भी कोई ऐसी सिंपैथी नहीं आई है। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं, मैं पॉलिसी रिस्पांस पे आता हूं, कि जी आप गरीब के लिए टारगेटेड सब्सिडी लाइए, सबको सब्सिडीज ना दें, अमीर से सब्सिडी हटा दीजिए। ये हम सब जो है इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लोग या पॉवर्टी पे जो डेवलपमेंट पे काम करते हैं, सालों से कह रहे हैं कि ये हमें काम करने की जरूरत है। अब मसला ये इनको आता नहीं है, ना ब्यूरोक्रेसी को आता है। शुक्रिया। बस मैं आपकी उसमें लास्ट ऐड कर दूं कि ये जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि $17 बिलियन जो है
वो हम अपनी एलीट को, शराफिया को एग्जम्पशंस सब्सिडीज़ की फॉर्म में देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपको तंग करने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी आमिर साहब इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।